हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम रेलवे के एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो है स्टेनोग्राफर 3 उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये स्टेनोग्राफर जो 3 है, ये जो पोस्ट है ये ओपन लाइन कैंडिडेट मतलब जो लोग अभी रेलवे एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए भी ये फिलअप होता है और जो ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉय है उनके लिए भी फिलअप होता है। तो इसके चलिए देखते हैं ये जो पोस्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्रमोशन क्या रहेगा, पोस्टिंग क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, उसके बारे में हम जो एक ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं साउदर्न रेलवे का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको जीडीसी बोला जाता है उसमें से जो रेलवे एम्प्लॉय उससे भरा जाता है। और जो ओपन लाइन कैंडिडेट या ओपन लाइन मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी इसका होता है। तो मतलब कोई भी जो रेलवे एम्प्लॉय है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग रेलवे में नहीं है लेकिन रेलवे में आना चाहते हैं एक अच्छा पोस्ट लेकर ऑफिशियल, उनके लिए भी ये पोस्ट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें जो रिजर्वेशन रहता है उसको है 50% वैकेंसी। कितना परसेंट वैकेंसी का? 50% रिजर्वेशन। मतलब अगर 10 वैकेंसी रहेगा तो 5 जो वैकेंसी होता है वो जीडीसी एग्जाम देकर जो रेलवे एम्प्लॉय है उससे भरा जाता है। बाकी जितना वैकेंसी होता है वो ओपन लाइन होता है, एलडीसी होता है, वो अलग बात है। लेकिन जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर जो टोटल वैकेंसी उसका 50% बढ़ा जाता है रेलवे एम्प्लॉय के थ्रू। तो चलिए एक एक करके क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी रहता है। तो ये जो पोस्ट है पे लेवल 4 का पोस्ट है। पे लेवल 4 का पोस्ट, इसका मतलब ग्रेड पे 2400 एज पर लेवल 6, एज पर 6 पीसी 7 सीपीसी के हिसाब से लेवल 4 का पोस्ट है। तो मतलब बहुत अच्छा सैलरी बन जाता है कि लेवल 4 का पोस्ट है। एक बार वैकेंसी में देखते हैं तो जिस टाइम ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम 24 वैकेंसी आया था। तो अच्छा खासा वैकेंसी हम लोग जानते हैं कि निकलता है इसमें, क्योंकि स्टेनोग्राफर हर एक ऑफिसर के साथ जुड़ा रहता है। और जो जीडीसी एग्जाम होता है उसमें से 50% बढ़ा जाता है और 50% बढ़ा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो इसमें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी इलिजिबल होता है जिसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि आपका लो विजन और होना चाहिए ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही सिर्फ जो पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं और कौन कौन एक्चुअली में इलिजिबल होता है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखेंगे जहां पे दिया गया है कि जो लोग ऑलरेडी लेवल जो 4 है उसमें बिलो कोई पोस्ट में अभी जॉब कर रही है रेलवे में, वो जीडीसी एग्जाम के लिए स्टेनोग्राफर 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब लेवल 4 के नीचे होता है 1 2 3, मतलब लेवल 1 हो 2 हो या 3 कोई भी रेलवे एम्प्लॉय हो, सिर्फ आरपीएफ को छोड़कर कोई भी हो जो रेलवे में अभी जॉब में आया हो जिसका पे लेवल 1 से 3 है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ना? 12th स्टैंडर्ड। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का भी जरूरत नहीं होता है, सिर्फ 12 स्टैंडर्ड से ही हो जाता है। तो 12 स्टैंडर्ड अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा या उसके इक्विवेलेंट रहेगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज सिर्फ इसके लिए जरूरत होता है वो है शॉर्टिंग जो वर्ड होता है, जो शॉर्टिंग स्पीड जिसको शॉर्ट हैंड स्पीड भी बोला जाता है, जो 80 पर वाट 80 पर वाट मतलब पर मिनट जो होता है उसमें 80 वर्ड आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन में कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं, सिर्फ 10+2 होने से ही आपको ये हो जाएगा। तो ये है सिर्फ क्वालिफिकेशन। तो जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हो रेलवे में उनके लिए तो अच्छा है, या जो लोग शॉर्ट हैंड नहीं भी जानते हो मैं बोलूंगा आप लोग रेल में आने के बाद अच्छा अच्छा पोस्ट में जाने के लिए ये सब चीज सीख के रखिए तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग सीख सकते हैं। और जो जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो इसलिए अच्छा होता है कि ओपन लाइन एग्जाम में जो एज क्राइटेरिया बहुत कम रहता है, लेकिन जीडीसी में जो रेलवे एम्प्लॉय है उसमें बहुत एज का छूट दिया जाता है। जैसे यूआर के लिए 42 इयर्स तक वो लोग जीडीसी का कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एससी है वो लोग 47 इयर्स और ओबीसी जो है 45 इयर्स तक इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो और क्या क्या चीज इसके लिए जरूरत होता है और क्या क्या इसके बारे में आपको लोग जरूरत है, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ एक एक करके हम लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट और जो पॉइंट है वो भी हम लोग देखते हैं। जीडीसी जो एग्जाम है ये जोन टू जोन होता है, मतलब जिस जोन में एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उस जोन का जितना भी लेवल 1 से 3 एम्प्लॉय है वो हर एक लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिविजन से उस जोन में, कोई भी वर्कशॉप से हो, कोई भी यूनिट से हो। तो ये चीज इसमें बोला गया, मतलब जो पूरा जोन का कोई भी इस एग्जाम में बैठ सकता है जो लेवल 1 से 3 में है। इसमें क्या होगा? रिटन वर्ड होगा, रिटन जो एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको
जो शॉर्ट हैंड स्प्लिट होगा वो टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 80 पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल। तो ये 4 चीज कंप्लीट होने के बाद जो रिटन एग्जाम का जो मार्क है उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। तो ये आप लोग, और ये टोटली मेरिट बेसिस होता है। जीडीसी एग्जाम में कोई भी छूट वगैरह नहीं होता है, इसमें प्योरली मेरिट बेसिस होता है कि जो यंग बंदे हैं, जो रेलवे ऑलरेडी लेवल 1 से 3 में है, वो लोग ऊपर वाला पोस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। और ये जो एग्जाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। तो जो भाई और बहन के पास टाइम है, मैं बोलूंगा शॉर्ट हैंड स्प्लिट आप कोई भी जगह से सीखिए तो आपको करियर ग्रोथ में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पोस्ट अच्छा है, ऑफिसर के साथ जुड़ा रहोगे, पोस्टिंग अच्छा जगह मिल जाता है। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सी ऑन है, वो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है तो सी ऑन है इस पोस्ट के लिए, जो नॉमिनल होता है। क्या सी ऑन में मेडिकल स्टैंडर्ड आता है वो भी हम लोग बताएंगे। तो जो मेन चीज है इसमें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ही 12 स्टैंडर्ड से ही हो जाएगा। मेन है कि आपको शॉर्ट हैंड 80 पर मिनट जो होता है वो आना चाहिए। दूसरा एक चीज होता है कि आप जो एक चीज इसको बताना जरूर होता है कि आप ये जो प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस के भीतर आप आरटीआई नहीं कर सकते हो, कि ये आरटीआई का रूल भी है। कोई भी एग्जाम जब चल रही है उसके भीतर उस एग्जाम के बारे में कुछ भी पूछोगे तो आरटीआई का रिप्लाई वो लोग नहीं देगा। तो इसके रिगार्डिंग में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा है, जब एनटीपीसी का या कोई भी एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है, तब इस पोस्ट के लिए इस जोन में इतना लोग अप्लाई कर दिया, ये जो चीज आता है कैसे आता है, क्योंकि आरटीआई से तो कोई रिप्लाई उनको मिलेगा नहीं, जो आरआरबी है या आरआरसी है, तो वो लोग कैसे जानता है। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा टाइप का वीडियो मत देखिए, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि जो सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बोला है कि आपका जो डिस्टेंस विजन, मतलब दूर का जो विजन है, वो 6/12 या 6/18 होना चाहिए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अगर स्पेक्टिकल पहनते हो तो उस स्पेक्टिकल पहनकर अगर 6/12 या 6/18 भी आ जाता है तो भी आपका डिस्टेंस विजन क्वालिफाई हो जाएगा। और नियर विजन 0.6 होना चाहिए, वो भी विथ ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड सब लोग पास हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में और क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं। एक चीज हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो जीडीसी का एग्जाम होता है, ये एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ये स्टैंडर्ड रहता है। आपका जो ओपन एग्जाम होता है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, या आपका जो रेलवे का लेवल 1 का कर्मचारी का जो एग्जाम होता है ओपन, ऐसे स्टैंडर्ड रहता है। और क्वेश्चन पैटर्न भी सेम रहता है। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 110 क्वेश्चन, 10 ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, उसमें से 100 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है, और इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और ओपन लाइन की तरह भी एग्जाम डिफिकल्ट होता है, जोन वाइज होता है। जोन में कोई भी डिवीजन हो, वहां पे जो लेवल 1 से 3 है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो आरपीएफ है वो लोग छोड़कर। अभी ड्यूटी इन लोगों का कैसे रहता है, तो 8x5 मतलब मैक्सिमम जो लोगों को पोस्टिंग मिलता है एज ए स्टेनोग्राफर 3, उनको 5 दिन 8 घंटा करके ड्यूटी करना पड़ता है हर दिन। लेकिन ये चीज में ऑफिशियल है, लेकिन अनऑफिशियल एक चीज बोल देता हूँ कि स्टेनोग्राफर को ज्यादातर मैंने देखा है कि उनको 8 घंटे से ज्यादा भी ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑफिसर के साथ जुड़ा रहता है। तो ऑफिसर अगर लेट से ऑफिस से निकलेगा तो उनको तो रहना पड़ता है। ज्यादातर टाइम मैंने देखा है स्टेनोग्राफर को थोड़ा इसीलिए लेट हो जाता है। ऑफिसर जैसे निकलेगा ऐसे ही निकलना पड़ता है। इवन जो लीव है, छुट्टी है, वो लेने में भी कुछ टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है। जब ऑफिसर नहीं रहता तो इजीली छुट्टी मिल जाती है, जब ऑफिसर रहता है या कोई डिफिकल्ट काम आ जाता है तो उस टाइम स्टेनोग्राफर को छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पोस्टिंग कहाँ होता है, पोस्टिंग होता है डिवीजन, हेडक्वार्टर, वर्कशॉप, किसी भी जगह में। जिस जगह कोई भी ऑफिसर रेलवे बैठता है उनके साथ एक स्टेनोग्राफर को दिया जाता है उनको असिस्ट करने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो इन लोगों का पोस्टिंग होता है 90%, क्योंकि ज्यादातर 90% ऑफिसर तो हेडक्वार्टर, 82% ऑफिसर तो हेडक्वार्टर डिवीजन में रहता है, तो उनका पोस्टिंग इसलिए हेडक्वार्टर या डिवीजन में मिल जाता है। जो अच्छा चीज है कि संडे सैटरडे टोटली छुट्टी मिलता है। लेकिन जो ड्यूटी टाइम रहता है वो 8 घंटा ऑफिशियल है। कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन उनको ऑफिसर के लिए कुछ टाइम ज्यादा टाइम रहना पड़ता है कुछ जगह में। तो वर्क क्या रहेगा, वर्क रहेगा टू असिस्ट और फॉलो ऑफिसर इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली स्टेनोग्राफर का जो कैबिन रहता है या रूम रहता है या टेबल रहता है वो ऑफिसर के साथ ही रहता है, क्योंकि ऑफिसर को कुछ भी चाहिए, कुछ भी उनका पर्सनल कुछ भी, अगर जैसे कोई ऑफिसर के अंडर में कोई एम्प्लॉय 10-20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अगर कोई पनिशमेंट देना है तो जो पनिशमेंट ऑर्डर है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो स्टेनोग्राफर को बोलेगा, स्टेनोग्राफर बनाएगा, ऑफिसर से साइन करेगा और उसको दे दिया जाएगा।
या स्टेनोग्राफर का काम होता है उस सेक्शन में जितना लोग काम करते हैं, ऑफिसर उनको एडवाइस करते हैं, उनको इस सब डेटा को कलेक्ट करो, और जो ऑफिसर का जो ऑफिशियल मेल होता है या पर्सनल जितना भी चीज होता है वो सब स्टेनोग्राफर ही मेंटेन करता है। तो इसीलिए स्टेनोग्राफर का काम हो जाता है एक्चुअली ऑफिसर के साथ टोटली जुड़ा रहना, ये होता है काम। एक इसमें बड़ा फायदा होता है कि ऑफिसर के जुड़ा रहने से उनको जो कुछ कुछ फायदा उनको मिल जाता है, कोई चीज जरूरत होता है तो ऑफिसर को बोलता है तो ऑफिसर उनको पर्सनली हेल्प कर देता है। मैंने बहुत सारा ऑफिसर को देखा। प्रॉब्लम यही है कभी कभी ऑफिसर लेट करता है तो आपको भी रहना पड़ता है, ऑफिसर के साथ ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर कोई भी कुछ भी टाइम कुछ भी टाइप करने की जरूरत होता है, कोई भी किसी ने मेल कर दे उस मेल का रिप्लाई देना है, मेल में क्या आया है, या कोई भी उनके अंडर में काम कर रहा है उस एम्प्लॉय को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो स्टेनोग्राफर का ही बोलता है ऑफिसर, और स्टेनोग्राफर उसको सही तरह से मैनेज करता है। तो ये हो जाता है स्टेनोग्राफर का काम, जिसको एक जो प्राइवेट सेक्रेटरी बोलता है या प्राइवेट असिस्टेंट बोलता है, सेम एज इट इज काम होता है स्टेनोग्राफर का 3 का। तो चलिए इसके बाद जो उनका जो प्रमोशन है वो भी चीज हम लोग जान लेते हैं। चलिए प्रमोशन जान लेते हैं। प्रमोशन एस्पेक्ट से स्टेनोग्राफर का पोस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए इस पोस्ट को मैंने लिया है। दूसरा है कि इस पोस्ट को कोई भी एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी जो कैंडिडेट रेलवे में भर्ती होना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है, 80% टाइम हेडक्वार्टर डिवीजन में पोस्टिंग मिल जाता है, और काम भी बहुत लाइट है, उनको कोई ज्यादा हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिसर जो बोलता है इसे टाइप करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करता है। जो हेडेक वाला या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला काम स्टेनोग्राफर को कम रहता है, तो इसीलिए मैंने इस पोस्ट को उठाया। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट जो लेवल 1 से 3 है उनके लिए बहुत बढ़िया है, किसमें, क्योंकि आपको अगर जल्दी प्रमोशन लेना है तो ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। और क्या प्रमोशन होता है चलिए देखते हैं। तो स्टेनोग्राफर 3 के बाद जो स्टेनोग्राफर का प्रमोशन होता है वो है स्टेनोग्राफर 2 जो लेवल 6 है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल 4 से आपका डायरेक्ट प्रमोशन लेवल 6 में होता है, 5 में नहीं, डायरेक्ट 4 से 6। और जो प्रमोशन होता है ये ज्यादातर टाइम 2 to 5 ईयर्स लग जाता है। कितना टाइम? 2 to 5 ईयर्स। 80% टाइम में या 70% टाइम में मैंने देखा है 2 से 3 साल में स्टेनोग्राफर 2 आ जाता है जो लेवल 6 का है। और जब लेवल 6 बनेंगे तो आपको क्वार्टर का फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलेगा, फर्स्ट क्लास जो पास होता है, फ्री ट्रैवल पास वो मिलेगा, जो भी फैसिलिटीज है लेवल 6 के साथ जुड़ा मिलेगा वो मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे स्टेनोग्राफर को देखा है कि 2 साल में ही वो स्टेनोग्राफर 2 बन गए 3 से। लेकिन एक दो स्टेनोग्राफर को मैं जानता हूँ जिसको 4 से 4.5 साल लग गया था स्टेनोग्राफर 2 बनने में। तो इसीलिए मैंने 2 से 5 ईयर्स बोला, मैक्सिमम 5 ईयर्स, उससे तो कभी जाता ही नहीं है। तो आपको स्टेनोग्राफर 2 आ जाएगा। तो जो लेवल 6 का पोस्ट, उसके नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो स्टेनोग्राफर 1 बोला जाता है, या इसको कोई कोई लोग प्राइवेट सेक्रेटरी 2 PS2 बोला जाता है, जो नॉन गेजेटेड है, गेजेटेड नहीं है। जो लेवल 7 का पोस्ट है ये आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, 5 to 8 ईयर्स। जो 5 to 8 ईयर आपको स्टेनोग्राफर 1 या PS2 आने में लग जाता है लेवल 6 के बाद। और जो लेवल 7 का पोस्ट हो जाता है, जो बहुत अच्छा पोस्ट हो जाता है, कि जिसको प्राइवेट सेक्रेटरी 2 बोल जाते हैं, नॉन गेजेटेड। इसके बाद क्या कोई प्रमोशन मिलता है? डेफिनेटली मिलता है। जो PS ऑन होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन, जो गेजेटेड पोस्ट होता है, जो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर होता है, जो लेवल 8 का पोस्ट होता है, उसमें भी प्रमोशन होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम पास होने के बाद जो सीनियर पर्सन है उसको PS ऑन बना दिया जाएगा। मैंने जितना भी PS को देखा है जो अच्छा पढ़ाई करते हैं और जिसको प्रमोशन लेने की इच्छा है वो लोग PS ऑन ज्यादातर बन जाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें ड्रॉबैक है कि इसके बाद आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, PS ऑन तक ही मैक्सिमम। PS ऑन किस जगह में पोस्टिंग होता है? एक्चुअली जितना भी रेलवे में जैसे जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर, जितना भी डिपार्टमेंट का PHOD, DRM, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, जो हायर रैंक का ऑफिसर होता है डिवीजन में, हेडक्वार्टर में, तो उनको जो असिस्टेंट मिलता है वो लोग गेजेटेड ऑफिसर होता है, जिसको PS ऑन द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन बोला जाता है। और जितना भी मतलब मीडियम रैंक का ऑफिसर होता है उनको तो PS2 या लेवल 6 वाला स्टेनोग्राफर ही दिया जाता है, या प्राइवेट सेक्रेटरी 2 दिया जाता है। लेकिन जितना भी रेलवे ऊंचा पोस्ट, मतलब ऊंचा पोस्ट का जितना ऑफिशियल है, सबको गेजेटेड ऑफिसर या वाला जो PS मतलब PS ऑन ये दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि इसमें एक चीज अच्छा है कि आप बहुत ऊंचा पोस्ट में रेलवे में जो सुप्रीम लोग होता है उनके साथ आप लोग काम करने का मौका मिलेगा जब आप गेजेटेड में जाओगे। जैसे GM के साथ जुड़ा रहोगे, AGM के साथ जुड़ा रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इनके साथ जुड़ा रहने कभी कभी आपको लेट में ऑफिस से जाना पड़ेगा, छुट्टी वगैरह में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है जब आप PS ऑन बन जाते हो। तो ये था टोटल इसका प्रमोशन और करियर ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से ये पोस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए क्योंकि रेलवे में ऑफिशियल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें 50% GDC एग्जाम, मतलब रेलवे में जितना एम्प्लॉय है 1 से 3, जो मतलब रेलवे में नीचे में जो लोग लेवल जो
लेवल 1 से 3 में होता है, उन लोगों के लिए अच्छा है कि वो लोग इस एग्जाम के लिए कोई भी मतलब आपको इतना साल रेलवे में काम करना पड़ेगा, ये सब जरूरत नहीं। दूसरा होता है कि यू आर 42 ईयर्स तक, और SC ST आपको 47 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ओपन कैंडिडेट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आना चाहते हैं, वो भी इस पोस्ट में आ सकते हैं। अच्छा खासा वैकेंसी निकलता ही है इसमें, मतलब जब GDC आता है 15, 20, 25 वैकेंसी निकल जाता है। उसमें कैंडिडेट बहुत कम रहता है, इसीलिए क्योंकि शॉर्ट हैंड जो स्प्लिट होता है वो सबको नहीं आती है, जो लोग आती है उनको अच्छा मौका मिल जाता है। तो इसीलिए ओवरऑल मेरे हिसाब से ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। आप लोगों को हेडक्वार्टर डिवीजन में पोस्टिंग मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल 6 या 7 में जितना भी कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं उनसे बहुत कम रहता है। एक ही प्रॉब्लम है कि ऑफिसर के साथ जुड़ने से ऑफिसर जो बोलेगा वही काम करना पड़ेगा, लेकिन अपना दिमाग लगा के कोई काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है स्टेनोग्राफर का बहुत कम रहता है। ये था टोटल वीडियो। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।